बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अता तारड़ साहब ने एक चैलेंज किया है अरशद शरीफ साहब को और मुझे, और मैंने एक कॉल पढ़ा था कि आप कभी किसी को चैलेंज ना करें, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उसे कबूल करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मुझे लगता है मैं कबूल कर सकता हूँ इस चैलेंज को। अता तारड़ ने जो चैलेंज किया वो मैं आपको बता दूँ, और मैं अता तारड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ जनाब। मेरी एक दौर में इनसे दोस्ती भी रही है, बल्कि जब नून लीग के अंदर से मुझे खबरें चाहिए होती थी तो एक दौर में अता तारड़ साहब को फ़ोन करते थे तो ये खबरें दे देते थे। जब मैं रिपोर्टर होता था तो ये मैं बता दिया करते थे, उसके बदले में हम ये करते थे कि इनका एक आधा विजुअल जो है वो टीवी पे चला देते थे, तो उससे ये भी खुश हो जाते थे। बतौर रिपोर्टर हमें भी खबरें मिल जाती थी। ऐसे ही करते हैं रिपोर्टर नॉर्मली, कि वो एक आधा उसका विजुअल दिखा देते हैं उस बंदे को और वो अंदर की चीज़ें आपको बताता रहता है। तो बहरहाल इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है एक दौर में, लेकिन अब मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगा अता तारड़ साहब, आपको बार बार जवाब नहीं दूंगा, ना इतना टाइम होता है और ना इतना दिमाग है मेरा कि मैं आपको, क्योंकि आपने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के मेरे मीडिया के साथियों के सामने मुझ पर और अरशद शरीफ साहब पर एक एलिगेशन लगाया और एक चैलेंज किया, तो मैं एक मरतबा आपको जवाब दूंगा, बार बार जवाब मैंने आपको नहीं देना, और ना मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है। तो आपने जो कहा पहले मैं वो आपको बता दूं। आपने कहा कि आए बैठें 60 करोड़ के प्लॉट वाली जो कहानी है इसको जस्टिफाई करके दिखाएं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो। ओ भाई, मैंने लिया है 60 करोड़ का प्लॉट, मैंने लिया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया है, या अरशद शरीफ ने या उनके किसी रिश्तेदार ने लिया है। अगर तो हमने ये प्लॉट लिया है तो मैंने लिया तो मैं जस्टिफाई करूंगा। मेरे किसी रिश्तेदार ने, भाई ने लिया है, बहन ने लिया है, मेरे वालिद साहब ने लिया है, मेरी बेगम के नाम पे है, मैं जस्टिफाई करूंगा। और जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्यों जस्टिफाई करूं? भाड़ में जाए जिसका प्लॉट है, और आप भी जाए भाड़ में जो सवाल पूछ रहे हैं। भाई, जिसका प्लॉट है, जिसने लिया है, उसको जाके पूछो। आपकी हुकूमत है, मुझे पूछ रहे हैं 60 करोड़ का प्लॉट जस्टिफाई करूं? क्यों? मैं उसका को मामा लगता हूं जिसको मैं जस्टिफाई करूं? मैं, आप इमरान खान की करप्शन लेकर आए, एक टके की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा मैं कभी। मैं क्यों दूं? ना मैं उस पार्टी के अंदर हूं, ना मेरी वहां को रिश्तेदारी है, मैं क्यों उनकी जस्टिफिकेशन दूं? हां, अगर करप्शन हुई है और गलत तरीके से वो प्लॉट हासिल किया गया है तो आपकी गवर्नमेंट है, पकड़ो, जूते मारो, केस बनाओ, एहतसाब करो, लूट का पैसा बरामद करो। यह काम आपको करना चाहिए। यानी आप गलत आदमी से गलत बात कर रहे हैं। मैं वो आदमी हूं जिसने इसी सूबाई हुकूमत पे, जब आपकी जुबान नहीं खुलती थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, सहम के आप लोग बैठे होते थे अपने अपने घरों के अंदर, बात करने के लिए आप लोग तैयार नहीं होते थे। उस्मान बुज़दार का इतना खौफ था आपको। उस दौर में मैं वाहिद आदमी था जिसने 12 मरतबा उस्मान बुज़दार के खिलाफ स्टोरीज की और अलग अलग स्टोरीज की। उन्हीं की बुनियाद पे आप ये छलांगे छलूंगे मारते फिरते हैं। मेरी स्टोरीज है जिनको निकाल कर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद आप उनके ऊपर इतनी इतनी ऊंची छलांगे मारते हैं, आप लोग खुदकते हैं। खुद तो आपने टके का काम नहीं किया अभी तक। हुकूमत आपकी है, इंक्वायरी करें, पकड़ के अंदर डालें। कम से कम शराब वाला जो लाइसेंस है उस केस में उस्मान बुज़दार को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या फराक होगी को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या उसका बंदा पकड़ लें उसको अंदर डाल दें आप, या इमरान खान और बुशरा बीबी ने करप्शन किया पकड़ के अंदर डालें आप। और मैं क्यों जस्टिफाई करूं उनकी करप्शन को? अगर उन्होंने करप्शन की है तो मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? 60 करोड़ का प्लॉट, और भाई 160 करोड़ का हो या 60 रुपए का हो, वो जिन्होंने किया है ना करप्शन वही भुगतेंगे और वही इसका जवाब देंगे। हां, मेरे ऊपर अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है तो आप लेकर आइए, क्योंकि मैं किसी पार्टी का बंदा ही नहीं हूं। मैं क्यों किसी पार्टी को डिफेंड करूं? वो अपनी डिफेंड खुद ही करेंगे, अपना डिफेंस खुद ही करेंगे। हां, आपको डिफेंस जो है वो करने का शौक है पॉलिटिकल पार्टी को, और जवाब आपने देने हैं। अब चैलेंज आपने किया बैठने का, तो फिर बैठ जाएं जब दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे बैठ जाएं। मैं आ जाऊंगा, मेरे ख्याल में अरशद भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। बल्कि वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम में आप आ जाएं, मैं वहां आके बैठ जाता हूं और दे दें आप हमारे सवालों के जवाब। रिंग रोड का स्कैंडल मैंने ब्रेक किया, जिसके ऊपर आप लोग इतना फुदकते रहे, उछलते रहे। ये चीजें, काम तो हम कर रहे थे, छलांगे आप मार रहे थे। जो स्टोरी है सारी की सारी अरशद शरीफ की, उसके ऊपर आप अपना बयानिया कायम करते हैं। कल आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज अच्छी लगती थी, आज आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज बुरी लगती हैं। तो चैलेंज जो है ना वो इमरान खान को करें जाके, या उनकी पार्टी के किसी बंदे को करें चैलेंज, और उनसे पूछें कि उन्होंने 60 करोड़ को डिफेंड करना है या नहीं करना। मैंने नहीं करना किसी की करप्शन को डिफेंड। जो करप्शन करे वो भुगते। अब आ जाए इस बात, और आपने तो वैसे ही एहतसाब का कानून ही खत्म कर दिया। अब आप कैसे उनकी करप्शन पकड़ेंगे, कैसे उनको सजा दिलाएंगे?
यानी एहतसाब का जो एक कानून पाकिस्तान में मौजूद था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। इस किस्म का NRO 2 लिया है कि आप अगर फराग होगी ने करप्शन की भी है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? अगर साबिका खातून अव्वल ने या इमरान खान ने करप्शन की भी है तो आप कैसे पकड़ेंगे? सारा का सारा एहतसाब का निजाम ही उड़ा के रख दिया आपने। ये आपने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया है और जस्टिफाई करने का आप मुझे कह रहे हैं। आ जाए दूसरी बात पे। आपने कहा कि आप हिस्सेदार हैं इदारों पर जो हमले होते हैं। अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब किस फौज को गालियां देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है? माशाल्लाह, वैसे तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए। कौन बंदा क्या बात कर रहा है? खुदा का नाम लो यार, पहले अपने गिरबान में आप झांक लो। मैंने कहा मैं एक ही दफा जवाब दूंगा, बार बार जवाब नहीं दूंगा। अरशद शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहां पे आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात कर लेते हैं। अब मुझे जरा चंद सवालों के आप जवाब दे दें और बैठ के जवाब दे दें हमारे सामने कि मनी ट्रेल जो है शरीफ खानदान की, ये जस्टिफाई कर दें आपके ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कैसे बने बरतानिया में। इसी बुनियाद पे सजा हुई ना नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इसी बुनियाद पे हुई। तो आप साबित कर दें कि ये कैसे बने, जवाब दें ना। मनी ट्रेल का जवाब दे दें, आज तक आप नहीं दे सके। मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए, अरबों रुपए, देना जवाब बैठ के, क्योंकि आपको डिफेंड करना है एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने नहीं करना। मैंने आप लोगों के ऊपर आपके केसेस निकाल के बताने हैं और आपने जवाब देना है। उधर फराग होगी ने अगर करप्शन किया तो उसने जवाब देना है या उसकी पार्टी ने देना है, और इधर आपने अगर करप्शन किया तो आप लोगों ने जवाब देना है। मकसूद चपड़ासी को जस्टिफाई करो, आ जाओ, बैठ जाओ जब दिल करे। BBC पे आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री चली है और उसमें कहा गया है कि पेंट हाउस पायरेट्स, यानी आप लोगों को डाकू करार दिया गया है BBC की डॉक्यूमेंट्री में। उसको चैलेंज करो ना जाके, या आ जाओ बैठो, उस पर बात करते हैं। कैलिबरी फ्रंट कब और किसने इजाद किया और कैलिबरी क्वीन किसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठो, आओ बात करते हैं। प्लेटलेट्स नवाज शरीफ के अचानक नीचे और ऊपर कैसे आते जाते रहे, और बरतानिया के जिस अस्पताल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें छुपाई हुई हैं क्लासिफाई करवा के, वो रिपोर्टें तो निकाल के ले आओ, जरा बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर कि कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स नीचे और कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स ऊपर जाते रहे हैं। और फिर यह बताएं कि इदारों को गालियां किसने दी और इदारों से इख्तलाफ किसने किया। एक लफ्ज निकालें फौज के खिलाफ जो मैंने बोला, एक लफ्ज जो मैंने फौज के खिलाफ बोला, एक लफ्ज, एक जुमला, एक लफ्ज फौज के खिलाफ बोला हो मैंने। चले मैं चैलेंज करता हूं अरशद शरीफ के बिहाफ पे कि अरशद शरीफ ने फौज के खिलाफ एक लफ्ज या एक जुमला बोला हो तो निकालें आप। और हम एक पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को जिनके केसेस अभी निपटे ही नहीं है, अदालतों से सजा याफ्ता हैं, बेचारे जमानतों के ऊपर है, इनको लाके के मुल्क के ऊपर जब ये मुसल्लत हो रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? आप तो बंदों को लेकर भी आ जाते हैं, रोका क्यों नहीं? और ये हुकूमत कैसे चल सकती है बगैर एल्फी के? हम सवाल उठाते हैं। हमारा पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ है, न्यूट्रल हो जाने की पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ हमारा है। हम तो फौज को गाली नहीं देते इस बुनियाद पे, हम तो सिर्फ अपना एक नुक्ता नजर पेश करते हैं। जो इख्तलाफ राय है वो हम किसी से भी कर सकते हैं, अमेरिका से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं। ये कोई रिलीजियस मामला तो नहीं है जिसके ऊपर आप इख्तलाफ राय नहीं कर सकते। यहां पे तो बड़ी बड़ी चीजों पे लोगों का इख्तलाफ हो जाता है। तो अगर आपके एक इदारे के अंदर आपको लगता है एक चीज गलत हुई है, अदालत के फैसले के बाद भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यानी आप फैसला तस्लीम कर दें लेकिन अपनी राय आप दे सकते हैं उसके खिलाफ। तो इस तरह हमारा एक इख्तलाफ है। हमने कभी इदारों को गालियां नहीं दी। वो कौन है जिसके जलसों में इदारों को यह कहा गया कि ये दहशतगर्द है? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम नवाज ने नारे लगाए और तालियां बजवा बजा के और मुस्कुरा मुस्कुरा के नारे लगवाए। जनरल बाजवा को, जनरल फैज को और दीगर जनरल्स को जो सर्विंग है उनको नाम ले लेकर किसने उनको कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, और उनके ऊपर संगीन नताइज की धमकियां भी दी और उनके ऊपर संगीन तरीन इल्जामात भी लगवाए। कौन था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ था, आपकी पूरी पार्टी थी। चौकों और चौराहों में आपने फौजियों को गालियां दी और आपकी लीडरशिप ने दी। तो जवाब इसका आप दें। मैं और अरशद शरीफ एक जुमला निकालें जो हमने फौज को गाली दी हो या फौज के साथ बदतमीजी की हो। हम आपको बेशुमार ऐसे जुमले दिखाएंगे जहां पे आपने फौज को ना सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि उनको दहशतगर्द कहा, बल्कि आपने खड़े होकर फौज की तौहीन करवाई और खुद की भी है। फिर मुझे यह बताएं, एक और सवाल आपसे पूछूंगा जब बैठेंगे तो, दिल करे तो इन सवालों के जवाब वैसे ही दे देना आप, बैठने की अगर जरूरत नहीं महसूस हो रही तो फिर भी दे दें आप, कि कैसे एक इश्तिहारी जो है वो वजीर आजम के साथ हर गैर मुल्की दौरे में शामिल हो जाता है? बताएं ना। चलें इसका जवाब अदालत में जाके देते हैं। अदालत में यह केस उठाया जा रहा है।
सलमान शहबाज एक इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान का मुल्जिम है, आता ही नहीं वापस, पाकिस्तान आता ही नहीं। लेकिन उसके वालिद साहब जहां भी जाते हैं बैरून मुल्क दौरे पे, वो साथ नत्थी हो जाता है और सरकारी प्रोटोकॉल भी लेता है, मौजें भी करता है। कैसे हो सकता है कि एक इश्तिहारी मुल्जिम मुल्क के वजीर आजम के साथ सरकारी दौरों पे मौजें कर रहा है? इसका भी जवाब लेकर आ जाओ अगर ला सकते हैं तो। और वो वापस क्यों नहीं आता? मेरे ख्याल में इतना ही जवाब मुझे आपको देना था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैंने कुछ कहना भी नहीं है आज के बाद आपको। हां, अगर बैठने को दिल करे तो किसी प्रोग्राम में आकर बैठ जाना, मैं भी वहां पे आ जाऊंगा। अरशद शरीफ साहब के ही प्रोग्राम में चले जाएं, वो भी वहां पे बैठे होंगे, तो बैठो आके बात कर लो, दोनों ही आ जाओ। जो आपके साथ बैठे होते दूसरे साहब मलिक साहब, उनको भी आप साथ लें, आके बैठ के बात कर लें। ये कोई इतना बुरा नहीं रहेगा, लोग इसको देखेंगे, हमें पता चले कि आपके पास किन चीज़ों के जवाब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, किसी भी पार्टी की करप्शन जो है ना, वो हमारे खाते में नहीं डालनी। वो अपना अपना जवाब सारे खुद देंगे। वो पंजाबी की एक मिसाल है, जिनने खादियां गाजरा टेडो ना दे पीर, जो गलती करेगा सजा वो भुगतेगा। और हम कहते हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये अपनी अपनी करप्शन खुद ही जस्टिफाई करें, हमारी निकालो करप्शन 1 टके की, लेकर आओ कोई एक चीज कि ये वो काम है इमरान रियाज खान जो तुमने किया था इलीगल, या ये वो काम है जहां पे तुमने एक करप्शन की हुई है। और मैंने तो इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, 1-2 मरतबा ट्राई की, वो तबाह हो गया, उसके बाद मैंने कभी इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, इस डर से कि कहीं ये ना हो कि मैं अपनी पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं कारोबार के लिए। मैं तो इतना मोहतात रहा हूं इस सारे मामले में। तो जनाबे अली, मेरी करप्शन या अरशद शरीफ की करप्शन निकाल के लाएं, दूसरों की करप्शन हमें ना सुनाएं और अपनी करप्शन के आप लोग जवाब दें। अब मैं आपको बेहिसी का एक आलम आपको बताता हूं। मरियम नवाज साहबा के जलसे का एक सीन है, वो मुझे बहुत दुख हुआ देखने के बाद। एक तो जलसा उनका हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल छोटा था जलसा, और उनके जलसे में लोगों ने लोटा 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 के नारे लगा दिए नजीर चौहान को देखकर। ये जीतेगा इलेक्शन? ये कैसे जीतेगा इलेक्शन? उसको मरियम नवाज के सामने लोग नीचे खड़े होकर लोटा लोटा कह रहे हैं। पूरे लाहौर शहर से इकट्ठा करके एक छोटा सा जलसा किया पार्क के अंदर, इतनी सिक्योरिटी के बाद। और वहां पे जिस बंदे को साथ खड़ा किया वोट लेने के लिए, नीचे से पब्लिक कह रही है कि लुट्टा ये। और मरियम नवाज ने एक नई डेफिनेशन दी है, जैसे नया कैलिबरी फॉन्ट दिया था ना। हमेशा ये चीजों को कानून ही बदल देते हैं, तारीख ही बदल देते हैं, अपना फायदा या नुकसान हो तो। वहां कह रही है लोटा वो होता है जो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में आए, वो लोटा नहीं होता। जो अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाए वो लोटा होता है। वैसे हद हो गई है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराई थी तो लोटा किसने बनाया था? मियाँ साहब ने बनाए थे, तो वो लोटे नहीं थे। जब मियाँ साहब को हटाए कोई तो जो छोड़ के चला जाए वो लोटा। यानी मेरी तो समझ से बाहर है, इनकी मंतक समझ ही नहीं आती। और लोगों ने मुंह पे फैसला सुना दिया कि हमने आपके उम्मीदवार को नहीं जितवाना। अब दूसरी खबर दे दें इसी में। ये जी एक मियाँ खालिद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा है। PP 140 के अंदर ये इलेक्शन लड़ रहा है शेखुपुरा से। ये पब्लिक के अंदर आया, इसने गलती कर दी, झंडे वंडे लगे हो तो PMLN के, ये आ गया पब्लिक में। लोगों ने जो लोटा लोटा के नारे लगाए, वो विजुअल देख के मैंने इबरत हासिल की है। और तमाम पॉलिटिशियंस को उसको देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए कि कभी भी आप किसी को धोखा ना दें, कभी भी आप किसी से फ्रेब ना करें, कभी भी आप अपने ईमान का सौदा ना करें। आप अपना ज़मीर जब बेचते हैं तो बाद औक़ात अल्लाह ताला इस तरह के हालात आपको दिखाता है। ऐसी मट्टी पलीत की है लोगों ने, PMLN के लोगों ने भी और PTI के लोगों ने भी। लोटा लोटा के इतने नारे लगाए और हर बच्चा, बड़ा, जवान सारे ये नारे लगा रहे थे, इतनी तौहीन। और उसके बाद ये वहां से इनको जनाब को निकलना पड़ गया। तो ये तो जनाब इनकी सूरत हाल है। बिजली की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि 8000 मेगावाट का लगभग अब इस वक्त शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। कई इलाकों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कई इलाकों में। और इस इंपोर्टेड सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि यह पहली मर्तबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर 5 छुट्टियां दे रहे हैं ईद की, तो पहली मर्तबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर भी लोड शेडिंग होगी। क्यों? नालायक, निकम्मे, ना तजर्बाकार है। तजर्बा सिर्फ लूट मार का है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है कि मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे कैसे डालने और वहां से पैसे निकाल के मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे ले जाना और वहां पे प्रॉपर्टीज कैसे खरीदनी है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान में सियासत भी करते रहे, खाते भी रहे, खिलाते भी रहे। लेकिन अब जब मुल्क चलाना पड़ा है तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। यानी अब बकरा ईद के ऊपर, ईद के दिनों में भी पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि आपको बदतरीन लोड शेडिंग का पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। लगभग 8500 अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। मैं आपको ये खबर
मेरे सामने यहाँ पे थी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे खासा दुख हुआ है। यानी जो कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शदीद बहरान का शिकार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी लागत बहुत बढ़ गई है। अब क्योंकि जब आपकी लागत बढ़ जाती है तो आप एक चीज़ बनाते हैं 100 रुपए की, तो वो आप 80 रुपए की नहीं बेच सकते। तो ऐसे मौके पर सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं और आप ये करते हैं कि मेरी कॉस्ट नीचे आ जाए, मैं कॉस्ट खत्म करूं, जो पैसा बचा हुआ उसको बचा लूं, ये कारोबार भी फिलहाल बंद कर दें, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, लोग अपने घर जाएं। तो यही वो कर रहे हैं। और क्योंकि सस्ते ऑर्डर्स हैं, दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, या बिजली और गैस सारी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फैक्ट्री मालिकान ने यूनिट बंद करके हजारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है और सिर्फ एक एरिया के अंदर 85-100 अफराद बेरोजगार हो गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बम गिराया पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि सब्सिडी सिफर करनी है हमने IMF के मुआहदे के मुताबिक। और IMF ना सिर्फ सब्सिडी सिफर करवाएगा बल्कि इस इंपोर्टेड सरकार से वो सबसे ज़्यादा जो मुतालबा कर रहा है वो, यानी ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये भी ख़त्म करते हैं, ये भी ख़त्म करते हैं, पब्लिक को और डंडे मारते हैं और जलील करते हैं। एहतसाब वाली बात आप हमारे साथ ना करें। वो ये कहते हैं कि जनाब एहतसाब का निज़ाम सेट करो पाकिस्तान में, लूट मार तो आप लोगों ने कर देनी है। पहली मरतबा इमरान खान ने एहतसाब का निज़ाम ठीक किया था, इतनी बड़ी बड़ी रिकवरीज पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रही थी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने आके, सारा का सारा एहतसाब का निज़ाम तबाह कर दिया। अब IMF ये कह रहा है कि यहां पे एहतसाब जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन उस हवाले से इनका कोई इरादा नहीं है। ये पब्लिक को पीस के रख देंगे लेकिन NRO 2 के बगैर ये सांस नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, पहले आपको एक लतीफ़ा सुना देते हैं जो बड़ा शानदार किस्म का आज राणा सनाउल्लाह ने सुनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ को दुख हुआ। भाई अगर आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दुख हुआ तो आप इजाफा ना करते और आपको ये इजाफा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप IMF से ठीक तरीके से डील करते, बल्कि आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ही ना करते, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हुआ, इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि मईशत को लगने वाला झटका काबू में नहीं आया और फिर आप लोगों को ये सारे बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल करने पड़े। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ के बयान को इसके साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं। शहबाज शरीफ, ये स्टेटमेंट बाकायदा सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चल रहा था कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं शहबाज शरीफ। तो वाकई आप तो मुश्किल वक़्त से निकल आए, आपके केसेस ख़त्म हो गए, आपकी गिरफ्तारियों के इम्कानात ख़त्म हो गए, अदालतों में पेशियाँ ख़त्म हो गई, मकसूद चपड़ासी इंतकाल हो गया, तफ्तीशी ऑफिसर सीनियर डॉक्टर रिजवान उनका भी इंतकाल हो गया और नैब भी इवन ख़त्म हो गया, NRO 2 आपका मुकम्मल हो गया। तो आप तो वाकई मुश्किल वक्त में से निकल आए हैं। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की आवाम का शुरू हुआ है, जिनके लिए 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा है। 100 रुपये पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, टोटल आपने 70 रुपये का देना था, 250 रुपये का आपने कर दिया। कितनी 170 रुपये ज़्यादा कर दिया, जितने में आपने देना था उससे 180 रुपये आपने ज़्यादा पैसे कर दिए। 70 का देने के बजाय 250 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं और डीजल वो 250 रुपये का दे रहे हैं। घी आप लोगों ने 250 रुपये महंगा कर दिया, बिजली आप लोगों ने दुगनी कीमत से ज़्यादा कर दी, गैस आप लोगों ने 45% महंगी कर दी। और पीछे क्या रह गया? महंगाई पहली दफ़ा पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर 32% से आगे बढ़ चुकी है। तो बेशक शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो सब लोग मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल वक्त में फंसा दिया है और सारे पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में फंसा दिया है। मरियम नवाज का स्टेटमेंट वो पीछे नहीं रहती है, आपको पता है स्टेटमेंट उनको देना पड़ जाता है। फरमा रही है मुल्क दिवालिया होने का ख़तरा ना होता तो मर जाते, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। भाई मुल्क दिवालिया तो हो ही नहीं रहा था। अगर मुल्क दिवालिया हो रहा होता तो 6% से ग्रो कर रहा होता। लगातार 2 सालों से इमरान खान साहब के दौर में ये मुल्क 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। कभी नून लीग के दौर में ऐसा नहीं हुआ। तारीख में 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, कई मरतबा वज़ीर आला बने, कभी इस तरह की कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। कभी ये कामयाबी पीपल्स पार्टी को भी हासिल नहीं हुई। 2 सालों में लगातार 6% की ग्रोथ, ये पाकिस्तान को इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे।
एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, ज़राअत रिकॉर्ड, खिदमात रिकॉर्ड, हर चीज़ शानदार जा रही थी, हर चीज़ का रिकॉर्ड लग रहा था। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उसने जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है पाकिस्तान का, और उसमें भी इन्होंने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, ये वो वाला इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कोई पीएमएलएन के सियासी मुखालिफिन नहीं कह रहे। पीएमएलएन का अपना जारी किया गया इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इमरान खान के दौर से अच्छा पाकिस्तान में कोई और दौर इकोनॉमी के लिहाज से नहीं आया। तो फिर दिवालिया कहां से हो रहा था मुल्क? दिवालियापन जो है वो आप लोगों के दिमागों में था। अब वो कैसे है साबित कर देता हूं। मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट सुन लें और हकायक आपके सामने मैं रख देता हूं। तेल $1 सस्ता होगा तो रिलीफ देंगे, यानी अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $1 भी कम होगी तो हम पब्लिक को रिलीफ देंगे, ये मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं। और फरमा कहां पे रही हैं? एक धर्मपुरा का जलसा, वो एक छोटा सा जलसा है, बिल्कुल ही एक गली थी बहुत तंग सी, उसको मजीद तंग किया इन्होंने, बैनर्स लगा के चारों तरफ, बीच में थोड़ी सी कुर्सियां लगाई और उस पर बंदे बैठा दिए। वो तस्वीर देख के मैं हैरान रह गया कि ये तो काउंसलर लेवल का जलसा इस तरह का होता है। जब आपके इलाके में काउंसलर्स के या नाज़मीन के इंतखाबात होते हैं ना, तो वो काउंसलर या नाजिम अपने मोहल्ले में जब हल्के के अंदर जाता है और जाके एक जलसा करता है, तो ये उस लेवल का जलसा था। पूरे लाहौर से बंदे बुलाकर इस लेवल का छोटा सा जलसा इन्होंने किया और वहाँ पे भी 3 दफ़ा लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जलसे की हालत ये थी, चंद 100 लोगों से मरियम नवाज खिताब कर रही है और कह रही है पूरा लाहौर निकल कर आ गया। और वहाँ पे इस किस्म के झूठ बोले हैं कि $1 अगर तेल सस्ता हुआ तो हम पाकिस्तान में आपको रिलीफ देंगे। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है ना, लगभग $25 तेल फी बैरल सस्ता हो गया है। $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $10 नहीं, लगभग $25 तक पेट्रोल सस्ता हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद से लेकर अब तक ये हुआ है। और इन्होंने सस्ता किया क्या? रिलीफ दिया। आलमी मंडी में पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है और ये पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल को ₹100 ज़्यादा और डीजल को ₹130 ज़्यादा कर चुके हैं अब तक। ये है जनाब इनकी कारकर्दगी और ये इनका झूठ जिसका पोल खोलकर मैंने आपके सामने रख दिया है। 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। 3 मुख्तलिफ इत्तलात मिली। एक तो अलीम खान साहब को वहाँ पे उनके हमायती मौजूद थे, वहाँ पे लोटा लोटा के नारे लगे उनके बारे में, अलीम खान के बारे में, क्योंकि पीएमएलएन के लोग अलीम खान से नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो वहाँ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा जो है वो काफ़ी देर चलता रहा PP 158 में। दूसरा झगड़ा हुआ इस बात के ऊपर, एक रिपोर्ट हुई है कि जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ आई थी उनमें वादा किया गया था कि हम पेट्रोल डलवा के देंगे, तो वो जो पेट्रोल डलवाना होता है उसकी पर्चियाँ जारी की जाती हैं। ये मैंने देखा हुआ है इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ये करती हैं कि पर्चियाँ जारी कर देती हैं कि फ़लाँ पेट्रोल पंप से जाके पेट्रोल डलवा लें, आपकी गाड़ी है, आपको हमने ये पर्ची दे दी है, वो जाएगा जाके वहाँ पर्ची देके पेट्रोल डलवा लेगा, या पैसे भी दे देते हैं बाद औक़ात। तो वो पेट्रोल नहीं डाला गया मोटरसाइकिलों गाड़ियों में, तो उसके ऊपर एक झगड़ा हुआ। तीसरा ये है कि एक रजिस्टर रखा गया था जिसमें लोग जो आए थे उनकी हाज़िरी लग रही थी, क्योंकि जिसकी हाज़िरी लगती है उसी को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे डंडे सोटे चल गए और वहाँ लड़ाई होगी। तो इस तरह ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वहाँ PP 158 से कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इलेक्शन इन्होंने क्या खाक जीतना है। जलसा करने के लिए पूरे लाहौर से बंदे इकट्ठे किए और वो भी एक गली के अंदर, और उस लेवल का कि काउंसलर लेवल का जलसा था और MPA का इलेक्शन है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, लोटों को लोग पसंद नहीं कर रहे। ओन चौधरी जिनके बारे में अता तारर ने बड़े मायूब जुमले बोले थे, बड़ी गलत बातें की थी, ओन चौधरी से मेरा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जब हम इंटरव्यू करने जाते थे या बनी गाला में कवरेज के लिए जाते थे, तो उस दौर में ओन चौधरी से मुलाकात हमारी होती रहती थी। मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी आगे इनके साथ ताल्लुक़ है। ओन चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था अताउल्लाह तारड़ ने कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो जो ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी है बकौल अताउल्लाह तारड़ के, उनके भाई की कंपेन में मरियम नवाज साहबा जा रही हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनका इखलाकी मेयार कहाँ तक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, पूरे पाकिस्तान में उस फैसले को अप्रीशिएट किया गया है और ये मामला कभी भी हल ना होता। जो 3 महीनों से सिंह फंसे हुए थे पीपल्स पार्टी के, PMLN के और PTI के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने मामला रिजॉल्व करके दिया है। तो उसमें पंजाब में इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, लेकिन जज साहिबान ने अपने फैसले में ये फरमाया था
कि यहाँ पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, धांधली के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी ली थी। और देखें अब अगर ये किया जाएगा तो फिर इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो मैं सिर्फ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद है नहीं, और ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसके सबूत मौजूद हैं और सबूत आपके सामने रखे जा सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो PP 140 में कंपेन कर रहे हैं एक उम्मीदवार की जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ रुकन। तो जावेद लतीफ़ बतौर वफाकी वज़ीर नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। SHOs, पुलिस, इंतज़ामिया ये सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और कुछ लोग इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नंबर 3 PP 158 में तरक्याती काम हो रहे हैं, और इसके अलावा PP 167 में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। उनकी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं, जबकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं अतीक चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट जारी किया सारा हल्का देखने के बाद, और सारा पोल उन्होंने खोल कर रख दिया। और इन्होंने ज़्यादातर 158 के ऊपर काम किया कि वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तरक्याती काम हो रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फेयर ग्राउंड नहीं है। और जो टाउन में जो है वो लोड शेडिंग बंद कर दी गई है, और जिन हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं की जा रही, वहाँ तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, लोगों को पैसा और लालच भी दी जा रही है। और इसमें एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वकास अमजद साहब बता रहे हैं कि हल्का PP 158 में इस वक्त पे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जिस घर में कॉर्नर मीटिंग होती है वहाँ पहले अलीम खान का बंदा पैसे लेकर पहुँचता है, बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में अयाज सादिक का बंदा पुलिस लेकर पहुँच जाता है। हमारे वकला सुबह इस बारे में सबूत इलेक्शन कमीशन में देंगे, ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और मरीम नवाज साहब ने एक और भी बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं। एक तो ये बात है कि आपको याद होगा पहले भी इमरान खान ने ये एलिगेशन लगाया था, और ये जितने तज्जियाकार हैं जो इकॉनमी को समझते हैं वो कहते रहे हैं कि साग डार का और PMLN का एक फार्मूला बहुत बुरा है कि वो स्टेट बैंक से पैसा निकालते हैं रिजर्व में से और उसको मार्केट में डालते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं और उससे डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये पॉलिसी हमेशा गलत होती है और नुकसान देती है। ओपन मार्केट में 1.2 अरब डॉलर बकौल कुछ लोगों के ये सप्लाई कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और ये गलत पॉलिसी पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली है आने वाले दिनों में। एक और दावा किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब का दावा पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके ऊपर मैं आपको खबर देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है उसके मुरासले से, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा यकीन हो गया कि इस साजिश के अंदर अमेरिका भी शामिल है, वरना इमरान खान साहब को पहले से पता था उनके खिलाफ गेम तो हो रही है और अमेरिका नाराज़ था, ये तो सारी दुनिया को पहले से पता था। अब इसमें जो है वो डोनाल्ड लू से इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माफ़ी से मुताल्लिक हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुलाकात और माफ़ी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाला अमेरिका के पाँव पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से टूटा था। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने एक्चुअली उनको स्टेटमेंट ये क्यों देना पड़ रहा है, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो हुकूमत के आसाब पे सवार है। अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान में। अब इससे जान कैसे छूटती है कि आप लोगों में ये साबित करें कि अमरीकी साजिश नहीं हुई और ये कोई साजिश नहीं थी, ये इमरान खान साहब अपनी गलतियों से निकाले गए हैं। ये वो कहते हैं लेकिन साबित नहीं कर पा रहे। अब वो सरदर्द से जान छुड़ाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा आसिफ के बाद ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उन शवाहिद को मंजर आम पर लाना पसंद करेंगे। हो सकता है उनके पास कोई तस्वीर हो कि डोनाल्ड लू के साथ किसी की मुलाकात हो रही है या इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं, अगर होती तो वो फ़ौरन लेकर आते इस इलेक्शन कैंपेन के माहौल में। उनको इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी होगी। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी होती तो 1 दिन पहले की बात है सिर्फ। ये अभी जब उन्होंने जलसा किया वहाँ उन्होंने फिर अमेरिका को लताड़ दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस मरासले का जिक्र कर दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस साजिश का जिक्र कर दिया है। तो माफ़ी मांगने वाला आदमी ये तो नहीं करेगा बार बार कि वो साजिश का, रजीम चेंज ऑपरेशन का और इन चीज़ों का तस्करा करता चला जाए बार बार, वो ऐसा नहीं करेगा।
इस पे फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने अमेरिका से मुताल्लिक पॉलिसी कल जलसे में बयान की थी। तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। पहले भी कहा है, माजी करीब के हादसे की वजह से ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल ये उनकी पर्सनल राय है ख्वाजा आसिफ के बारे में, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई सदाकत हो। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज पीपल्स पार्टी को ही धो दिया अपने जलसे में, जोश में आ गई। उन्होंने चंद 100 लोग देखे तो जोश आ गया, तो उन्होंने कहा जी कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2013 में हो रही थी जो हुकूमत छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी। आज पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है, आपस में तय कर दें कि लोड शेडिंग किसकी वजह से है। और जिस IMF के मुआहदे को मरीम नवाज़ डालती है इमरान खान के खाते में, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ अपने खाते में डालते हैं कि हम ये मुआहदा कर रहे हैं IMF के साथ और कड़ी शराइत के ऊपर हम मुआहदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहता है मुआहदा मैं कर रहा हूँ, उनकी भतीजी कहती है नहीं मुआहदा वो नहीं कर रहा, वो तो इमरान खान करके गया था। तो लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। और इमरान खान के दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अब जाते जाते पता नहीं वो ग्रिड स्टेशन की चाबियाँ साथ लेकर चले गए, कुछ समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान की बैटरियाँ वो साथ लेकर चले गए हैं। लेकिन जो भी है वो इस हुकूमत की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने जलसा किया है और उसके ऊपर फीडबैक आ रहा है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं और जलसे के जो मनाज़र हैं वो भी आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग थे, कुछ लोग आसपास के ज़िला से आए हैं। एक रैली भी निकाली उसमें इमरान खान साहब ने, और उस रैली के हवाले से वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्योंकि रैली की इजाज़त नहीं मांगी हुई थी, लिहाजा इसका भी मुकदमा दर्ज करेंगे। अब ये खालिसतन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मेरे ख्याल में सियासी मामलात के ऊपर मुकदमात नहीं किए जाने चाहिए, और ये माजी में भी अगर किसी पार्टी के ऊपर हुए हैं तो गलत हैं, और आज भी अगर होंगे तो ये गलत होंगे। सियासत करना सारों का हक है और सबको ये हक मिलना चाहिए। दूसरा, लोगों ने वैसे भी आना ही था रावलपिंडी से, तो अगर वो एक रैली की शक्ल में है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जितने भी लोग आते हैं जलसों में, जुलूसों में, वो अपने अपने जुलूस लेके जलसों के अंदर रैली की सूरत में ही आते हैं। तो ये गैर ज़रूरी है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको देना चाहिए, और वो अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं राना सनाउल्लाह साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं फ्रेश शेल मैंने मंगवाए हैं, मैं अब इस मरतबा एक्सपायर आंसू गैस नहीं मारूंगा, ज़रूरत पड़ी तो फ्रेश जो शेल हैं आंसू गैस के वो मारूंगा। और पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने किया था राना सनाउल्लाह ने, उसकी मिसाल कम मिलती है पाकिस्तान की तारीख में जितनी उन्होंने आंसू गैस चलाई थी। इमरान खान साहब का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर मैं बात करूँगा। और IMF हमारी लकीरें निकलवा रहा है नाक से, ये मरीम नवाज़ ने कहा। क्यों कहा? लोटो के मामले पे मरीम नवाज़ साहिबा के साथ क्या हुआ लाहौर के जलसे में, वो भी आपको बताऊंगा। और इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्विटर पुलिसिंग शुरू की है, वो कैसे एक अजीबोगरीब काम उन्होंने किया PTI के जलसे को नाकाम बनाने के लिए, वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक और चीज़ मैंने आपके लिए रखी हुई है, और ये भी ख़ास चीज़ आपको इसी वीलॉग में दिखाएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कभी कह रही थी कि दाएं जानिब से पत्थर आया स्टेज के ऊपर, लिहाजा रोका जाए, ये किया जाए। और ट्विटर के ऊपर अहकामात जारी कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया अब ये करे, अब ये करे, अब ये करे। और फिर इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पे बता रही है कि स्टेज के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो मशकूक आदमी है। यानी ये ट्विटर के ऊपर कौन सी पुलिसिंग हो रही है? और वो बंदा शायद इनका ट्विटर का मैसेज पढ़ के ही भाग गया शायद। तो मामला ये है कि ये पुलिस का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना कि इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करना। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सेल की तरह पुलिस काम ना करे, वो एक रियासती इदारा है और उसको अपनी तौकीर का, अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी की वफादारी में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए गवर्नमेंट की कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना दुश्मन बना ले। यहाँ किसी की भी हुकूमत आ सकती है, आपको कभी काम करना पड़ेगा PTI के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी आपको किसी और पार्टी के साथ, PMLN के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो पुलिस को अपने आप को मैक्सिमम इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और इदारों की इसी से इज्जत बनती है। जहाँ जहाँ इदारे ये गलती करते हैं कि अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा करीब ले आते हैं, वहाँ पे उनकी तौहीन शुरू हो जाती है। दूसरा ग्रुप जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देता है, जैसा कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के साथ हुआ है और आज भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने इस जलसे के अंदर कुछ नई चीज़ें की हैं, जैसा कि वो रैली लेकर खुद जलसे में आए। दूसरा, उन्होंने वीडियो के क्लिप्स दिखाए, ये भिगो भिगो के इमरान खान साहब ने लगाई हैं, और उन्होंने ये दिखाया और साबित किया
कि जब मैं हुकूमत में था तो ये सारे क्या कहते थे, ये सब पेट्रोल के बारे में और महंगाई के बारे में क्या कहते थे, ये आप सुन लें। वो फिर उन्होंने सुनवाया कि नहीं, पेट्रोल तो 70 रुपये सस्ता करना चाहिए, 70 रुपये लीटर होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि इतने की बिजली होनी चाहिए, पेट्रोल को और सस्ता कर दिया जाना चाहिए। मरियम नवाज क्या कहती थी, नवाज शरीफ क्या कहते थे, वो सारे जुमले उन्होंने सुनवाए। और फिर जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई तो वो जुमले भी सुनवाए। तो उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए कीमत, मुल्क की खातिर बढ़ा रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा जब मैं वज़ीर आज़म था तो तब कम करना मुल्क के मफाद में था, और जब ये बन गए हैं तो ज़्यादा करना मुल्क के मफाद में है। तो ये मुनाफकत इन्होंने की है, और एक्चुअली ये मुनाफकत है, क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको सही सही बात बताऊं। इन्होंने जो पहले कहा था वो गलत था, और जो बाद में किया इन्होंने वो भी गलत था। या तो पहले ही इमरान खान के दौर में कहते कि कीमतें बढ़ाओ, पाकिस्तान को नुकसान ना दो, उस वक्त ये कहते थे कीमतें कम करो, और जब अपनी हुकूमत आ गई तो फिर कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो वैसे ही पाकिस्तान का नुकसान है। आलमी मंडी में इमरान खान के जाने के बाद कीमतें कम हुई, $129 से $103 तक आई हैं। तो ये इम्पैक्ट लोगों को मिलता 30% सस्ता होने की बजाय, या 25% सस्ता होने की बजाय पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया, और वो 100% महंगा कर दिया लगभग, डीजल और पेट्रोल। तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान साहब का खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने न्यूट्रल के साथ जो शिकवा किया है वो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है उनके खिताब का। उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 26 मई की सुबह मैंने धरना इसलिए नहीं दिया कि मेरी कौम और पुलिस और रेंजर्स आमने सामने आ जाते, और फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जीना मरना क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, हमें ताकतवर फ़ौज की ज़रूरत है। पुलिस ने जो जुल्म किया वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है। अगर 25 मई को जुल्म ना करते, पुलिस ये सारा कुछ ना करती, तो फिर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते पूरे पाकिस्तान से, अवाम का समंदर इस्लामाबाद में होता, और एक ही नारा लगाता, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज सारी कौम देख ले कि यहाँ नहीं बल्कि पेशावर, लाहौर में 4 जगह, कराची और मुल्तान में लोग जमा हुए हैं, और पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। वाकई ये बहुत सारी जगहों पे लोग निकले हैं। मैं लाहौर का कंपैरिजन करवा रहा था, वहाँ मैंने रिपोर्टर से भी बात की, जो सोर्सेज हैं उनसे बात की, और जो विजुअल्स हैं वो भी देखे। मरियम नवाज साहबा ने एक छोटे मैदान के अंदर, एक पार्क के अंदर उन्होंने जलसा किया है, और बड़ी कड़ी सिक्योरिटी के अंदर उनका ये जलसा था, और बहुत दूर दराज से पूरे शहर से लोगों को ला के वहाँ बिठाया गया था। वो सिर्फ उस हल्के के लोग नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 जगह पे इंतज़ाम किया हुआ था लाहौर में, 4 हल्कों में, ताकि लोग वहाँ पर आकर इमरान खान की तकरीर सुने। तो उन 4 जगह पे अगर अलग अलग भी आप आवाज़ ना करें तो हर जगह पे मरियम नवाज के जलसे से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। अब लोग कहेंगे ये मैं एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ, और कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि इमरान खान को फेवर मिल रही है मेरे इस वीलॉग में। तो मैं साबित कर देता हूँ आपको। मरियम नवाज साहबा का जो जलसा था वो एक पार्क के अंदर था, वहाँ पर वो जलसा कर रही थी। जितने लोग मौजूद थे वो भी आप देख लें, और इमरान खान साहब को जो 4 स्क्रीनों पे लाहौर में सुना जा रहा था, वहाँ जो लोग मौजूद थे वो भी आप देख लें। अच्छा, इस पैमाने पे आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक पैमाना और दिखाता हूँ। ये हमने उसी वक्त 2 स्क्रीन शॉट लिए। मरियम नवाज का जलसा जियो न्यूज़ पर लाइव दिखाया जा रहा था, मरियम नवाज का, और इमरान खान का जलसा जो है वो ARY न्यूज़ पर लाइव दिखाया जा रहा था सेम टाइम में। अब जियो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, रेटिंग में भी नंबर 1 है, और सबसे पुराना भी है, और सबसे तेज़ भी है, और सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी है। ARY को आजकल बहुत सारे इलाकों में बंद भी कर दिया जाता है। तो हमने सोशल मीडिया के ऊपर जब सर्वे करवाया कि ज़्यादा लोग किसको सुन रहे हैं, तो सेम टाइम में जब हमने तस्वीर ली तो वो स्क्रीनशॉट आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, आप देख लें। ARY को उस वक्त इमरान खान को सुन रहे थे 1,21,000 लोग बराह रास्त। ARY पे 1,21,000 लोग बराह रास्त इमरान खान को सुन रहे थे ARY पे, जबकि मरियम नवाज को जियो न्यूज़ पे 14,000 लोग सुन रहे थे उस वक्त सेम टाइम में। और जो रेटिंग है वो भी आपके सामने है, वो आप चार्ट देख लें। लगभग 75% लोग जो है पाकिस्तान के वो ARY को देख रहे थे। कोई 10-12-15% के भी, 13% गालिबन, या इससे मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा जो है वो जियो को देख रहे थे, और बाकी सारे चैनल उसके अंदर थे। तो 70% से ज़्यादा लोग जो है वो ARY को देख रहे थे। दूसरी रेटिंग में भी, सोशल मीडिया की रेटिंग मैंने आपको बता दी, 1,21,000 ARY, और सिर्फ 14,000 जो है वो जियो न्यूज़। यानी 12% आप ये समझ लें, एक तरफ 100 और एक तरफ 12, ये इतना फ़र्क है मरियम नवाज के और इमरान खान के जलसे का। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ज़्यादा लोग किसको सुन रहे थे और लोगों की दिलचस्पी किस में थी। इमरान खान साहब ने कहा कि इदारों को एक पैगाम दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, इन चोरों से मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहोगी भी तो रोक नहीं सकोगे, ये गेम हाथ से निकल जाएगी।
मैं अपने इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला। एक तकलीफ यह है कि अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ यह है कि इस कौम को इतनी ज़्यादा तौहीन की कि बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मेरा पाकिस्तान के इदारों से सवाल है, आपने कैसे इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया? मैं इदारों से पूछता हूं, करप्शन के खिलाफ अकेले मैंने ठेका लिया हुआ है? आप ऐसे लोगों को बिठा देते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। उन्होंने पहले भी चोरी की और अब दूसरा एनआरओ ले लिया है। अब नैब में तरमीम करके 1100 अरब इन्होंने बचा लिया है। इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि ये आपका पाकिस्तान नहीं है। अदलिया का काम है कानून की बालादस्ती कायम करना। मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि क्या कहीं ऐसा होता है कि मुल्जिम काजी बन जाए, शहबाज शरीफ FIA पर बैठ जाए, नैब पर बैठ के 1100 अरब रुपए का डाका मारे, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि बताओ क्या आपने मेरी ज़मीन पर इंसाफ किया कि नहीं, क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आए या नहीं। वैसे ये बड़ी जिम्मेदारी होती है जजेस के ऊपर या काजी के ऊपर, क्योंकि जितनी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है अल्लाह ताला की उतनी पूछ होती है। और जब अल्लाह ताला आपको ताकत देता है तो वो उस ताकत का हिसाब भी आपसे लेता है कि आपने उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर इमरान खान साहब ने कुछ पुरानी बातें हैं वो करते रहे हैं, लेकिन इदारों से उन्होंने कहा कि आपने इनको एनआरओ लेने दिया, क्या आपको आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? अदालत को उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जो अपने मुखालिफिन है पॉलिटिकल के, इंपोर्टेड हुकूमत, चेरी ब्लॉसम, डीजल, आसिफ जरदारी, सुन लो हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरी कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सब कुछ मैंने बेच दिया है, अब जीना मरना यहां है। ये तो वैसे पता है इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के तो भागने वाले हैं नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू होता है तो मुल्क से बाहर भाग जाता है। अब फिर एनआरओ का इंतजार कर रहा है वापस आने के लिए। ये मुल्क नीचे जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर चले जाते हैं। जब आसिफ जरदारी इक़्तिदार में आया तो हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचाया जाए। आखिरत में सबसे सवालात होंगे और पूछा जाएगा, अल्लाह न्यूट्रल से भी पूछेगा कि कैसे इन चोरों को कौम पर मुसल्लत होने दिया। आज छोटे चोर जेलों में हैं और बड़े चोर हम पर मुसल्लत हैं, यानी हुक्मरान बनकर आ गए हैं। फिर उन्होंने भारत के मामले में नवाज शरीफ की जो दोहरी पॉलिसी है, दोगली, वो उन्होंने बताई। और मोदी से मुलाकात फौज से छुप कर की, शादी पे बुलवाया। मुझे नौजवानों को समझाना है कि हमें अंग्रेज़ से आज़ादी चाहिए थी। अंग्रेज़ के ज़माने में निज़ाम बेहतर चलता था, कानून की बालादस्ती थी। हमने इसीलिए आज़ादी मांगी कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं मेरे नौजवान ला इलाहा इल्लल्लाह पर उस तरह भरोसा करें जैसे मैं करता हूं, और वो ये वादा करें और वो ये इस तरह के बन जाएं कि वो किसी के सामने ना झुकें, क्योंकि मैं ज़िंदगी में किसी के सामने नहीं झुकना चाहता और मैंने ऐसा किया है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के नौजवान या आने वाली नस्लें किसी के सामने झुकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अता तारड़ साहब ने एक चैलेंज किया है अरशद शरीफ साहब को और मुझे, और मैंने कॉल पढ़ा था कि आप कभी किसी को चैलेंज ना करें, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उसे कबूल करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मुझे लगता है मैं कबूल कर सकता हूँ इस चैलेंज को। अता तारड़ ने जो चैलेंज किया वो मैं आपको बता दूँ, और मैं अता तारड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ जनाब। मेरी एक दौर में इनसे दोस्ती भी रही है, बल्कि जब नून लीग के अंदर से मुझे खबरें चाहिए होती थी तो एक दौर में अता तारड़ साहब को फ़ोन करते थे तो ये खबरें दे देते थे। जब मैं रिपोर्टर होता था तो ये मैं बता दिया करते थे, उसके बदले में हम ये करते थे कि इनका एक आधा विजुअल जो है वो टीवी पे चला देते थे, तो उससे ये भी खुश हो जाते थे, बतौर रिपोर्टर हमें भी खबरें मिल जाती थी। ऐसे ही करते हैं रिपोर्टर नॉर्मली, कि वो एक आधा उसका विजुअल दिखा देते हैं उस बंदे को और वो अंदर की चीज़ें आपको बताता रहता है। तो बहरहाल इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है एक दौर में, लेकिन अब मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगा अता तारड़ साहब, आपको बार बार जवाब नहीं दूंगा, ना इतना टाइम होता है और ना इतना दिमाग है मेरा कि मैं आपको, क्योंकि आपने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के मेरे मीडिया के साथियों के सामने मुझ पर और अरशद शरीफ साहब पर एक एलिगेशन लगाया और एक चैलेंज किया, तो मैं एक मरतबा आपको जवाब दूंगा, बार बार जवाब मैंने आपको नहीं देना, और ना मैं समझता हूं कि ये मुनासिब है। तो आपने जो कहा, पहले मैं वो आपको बता दूं, आपने कहा कि आए बैठें 60 करोड़ के प्लॉट वाली जो कहानी है इसको जस्टिफाई करके दिखाएं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो। ओ भाई, मैंने लिया है 60 करोड़ का प्लॉट, मैंने लिया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया है, या अरशद शरीफ ने या उनके किसी रिश्तेदार ने लिया है? अगर तो हमने, मेरे किसी रिश्तेदार ने, भाई ने लिया है, बहन ने लिया है, मेरे वालिद साहब ने लिया है, मेरी बेगम के नाम पे है, मैं जस्टिफाई करूंगा? और जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्यों जस्टिफाई करूं? भाड़ में गए जिसका प्लॉट है, और आप भी जाए भाड़ में जो सवाल पूछ रहे हैं। भाई जिसका प्लॉट है, जिसने लिया है, उसको जाके पूछो
आपकी हुकूमत है, मुझे पूछ रहे हैं 60 करोड़ का प्लॉट जस्टिफाई करूं। क्यों? मैं उसका कोई मामा लगता हूं जिसको मैं जस्टिफाई करूं? मैं आप इमरान खान की करप्शन लेकर आए, एक टके की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा मैं कभी। मैं क्यों दूं? ना मैं उस पार्टी के अंदर हूं, ना मेरी वहां कोई रिश्तेदारी है, मैं क्यों उनकी जस्टिफिकेशन दूं? हां, अगर करप्शन हुई है और गलत तरीके से वो प्लॉट हासिल किया गया है तो आपकी गवर्नमेंट है, पकड़ो, जूते मारो, केस बनाओ, एहतसाब करो, लूट का पैसा बरामद करो। यह काम आपको करना चाहिए। यानी आप गलत आदमी से गलत बात कर रहे हैं। मैं वो आदमी हूं जिसने इसी सूबाई हुकूमत पे, जब आपकी जुबान नहीं खुलती थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, सहम के आप लोग बैठे होते थे अपने अपने घरों के अंदर, बात करने के लिए आप लोग तैयार नहीं होते थे। उस्मान बुज़दार का इतना खौफ था आपको। उस दौर में मैं वाहिद आदमी था जिसने 12 मरतबा उस्मान बुज़दार के खिलाफ स्टोरीज की और अलग अलग स्टोरीज की। उन्हीं की बुनियाद पे आप ये छलांगे छुलूंगे मारते फिरते हैं। मेरी स्टोरीज है जिनको निकाल कर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद आप उनके ऊपर इतनी इतनी ऊंची छलांगे मारते हैं, आप लोग खुदकते हैं। खुद तो आपने टके का काम नहीं किया अभी तक। हुकूमत आपकी है, इंक्वायरी करें, पकड़ के अंदर डालें। कम से कम शराब वाला जो लाइसेंस है उस केस में उस्मान बुज़दार को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या फराग होगी को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या उसका बंदा पकड़ लें उसको अंदर डाल दें आप, या इमरान खान और बुशरा बीबी ने करप्शन किया पकड़ के अंदर डालें आप। और मैं क्यों जस्टिफाई करूं उनकी करप्शन को? अगर उन्होंने करप्शन की है तो मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? 60 करोड़ का प्लॉट, और भाई 160 करोड़ का हो या 60 रुपए का हो, वो जिन्होंने किया है ना करप्शन वही भुगतेंगे और वही इसका जवाब देंगे। हां, मेरे ऊपर अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है तो आप लेकर आइए, क्योंकि मैं किसी पार्टी का बंदा ही नहीं हूं। मैं क्यों किसी पार्टी को डिफेंड करूं? वो अपनी डिफेंड खुद ही करेंगे, अपना डिफेंस खुद ही करेंगे। हां, आपको डिफेंस जो है वो करने का शौक है पॉलिटिकल पार्टी को, और जवाब आपने देने हैं। अब चैलेंज आपने किया बैठने का, तो फिर बैठ जाएं जब दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे बैठ जाएं। मैं आ जाऊंगा, मेरे ख्याल में अरशद भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। बल्कि वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम में आप आ जाएं, मैं वहां आके बैठ जाता हूं और दे दें आप हमारे सवालों के जवाब। रिंग रोड का स्कैंडल मैंने ब्रेक किया, जिसके ऊपर आप लोग इतना फुदकते रहे, उछलते रहे। ये चीजें काम तो हम कर रहे थे, छलांगे आप मार रहे थे। जो स्टोरीज है सारी की सारी अरशद शरीफ की, उसके ऊपर आप अपना बयानिया कायम करते हैं। कल आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज अच्छी लगती थी, आज आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज बुरी लगती हैं। तो चैलेंज जो है ना वो इमरान खान को करें जाके, या उनकी पार्टी के किसी बंदे को करें चैलेंज, और उनसे पूछें कि उन्होंने 60 करोड़ को डिफेंड करना है या नहीं करना। मैंने नहीं करना किसी की करप्शन को डिफेंड, जो करप्शन करे वो भुगते। अब आ जाए इस बात, और आपने तो वैसे ही एहतसाब का कानून ही खत्म कर दिया। अब आप कैसे उनकी करप्शन पकड़ेंगे, कैसे उनको सजा दिलाएंगे? यानी एहतसाब का जो एक कानून पाकिस्तान में मौजूद था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। इस किस्म का NRO 2 लिया है कि आप अगर फराग होगी ने करप्शन की भी है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? अगर साबिका खातून अव्वल ने या इमरान खान ने करप्शन की भी है तो आप कैसे पकड़ेंगे? सारा का सारा एहतसाब का निजाम ही उड़ा के रख दिया आपने। ये आपने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया है, और जस्टिफाई करने का आप मुझे कह रहे हैं। आ जाए दूसरी बात पे। आपने कहा कि आप हिस्सेदार हैं इदारों पर जो हमले होते हैं। अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब किस फौज को गालियां देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है? माशाल्लाह, वैसे तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए। कौन बंदा क्या बात कर रहा है? खुदा का नाम लो यार, पहले अपने गिरबान में आप झांक लो। मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगा, बार बार जवाब नहीं दूंगा। अरशद शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहां पे आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात कर लेते हैं। अब मुझे जरा चंद सवालों के आप जवाब दे दें, और बैठ के जवाब दे दें हमारे सामने कि मनी ट्रेल जो है शरीफ खानदान की, ये जस्टिफाई कर दें आपके ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कैसे बने बरतानिया में। इसी बुनियाद पे सजा हुई ना नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इसी बुनियाद पे हुई। तो आप साबित कर दें कि ये कैसे बने, जवाब दें ना, मनी ट्रेल का जवाब दे दें। आज तक आप नहीं दे सके। मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए, अरबों रुपए, देना जवाब बैठ के, क्योंकि आपको डिफेंड करना है एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने नहीं करना। मैंने आप लोगों के ऊपर आपके केसेस निकाल निकाल के बताने हैं और आपने जवाब देना है। उधर फराग होगी ने अगर करप्शन किया तो उसने जवाब देना है या उसकी पार्टी ने देना है, और इधर आपने अगर करप्शन किया तो आप लोगों ने जवाब देना है। मकसूद चपड़ासी को जस्टिफाई करो, आ जाओ, बैठ जाओ जब दिल करे। BBC पे आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री चली है और उसमें कहा गया है कि पेंट हाउस पायरेट्स, यानी आप लोगों को डाकू करार दिया गया है BBC की डॉक्यूमेंट्री में। उसको चैलेंज करो ना जाके, या आ जाओ बैठो, उस पर बात करते हैं। कैलिबरी फ्रंट कब और किसने ऐजाद किया, और कैलिबरी क्वीन किसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठो, आओ बात करते हैं। प्लेटलेस नवाज शरीफ के अचानक नीचे और ऊपर कैसे आते जाते रहे,
और बर्तानिया के जिस अस्पताल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें छुपाई हुई हैं, क्लासिफाई करवा के, वो रिपोर्टें तो निकाल के ले आओ, जरा बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर कि कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स नीचे और कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स ऊपर जाते रहे हैं। और फिर यह बताएं कि इदारों को गालियां किसने दी और इदारों से इख्तलाफ किसने किया। एक लफ्ज निकालें फौज के खिलाफ जो मैंने बोला, एक लफ्ज जो मैंने फौज के खिलाफ बोला, एक लफ्ज, एक जुमला, एक लफ्ज फौज के खिलाफ बोला हूं मैंने। चले मैं चैलेंज करता हूं अरशद शरीफ के बिहाफ पे कि अरशद शरीफ ने फौज के खिलाफ एक लफ्ज या एक जुमला बोला हो तो निकालें आप। और हम एक पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को, जिनके केसेस अभी निपटे ही नहीं है, अदालतों से सजा याफ्ता है, बेचारे जमानतों के ऊपर है, इनको लाख के मुल्क के ऊपर जब ये मुसल्लत हो रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? आप तो बंदों को लेकर भी आ जाते हैं, रोका क्यों नहीं? और ये हुकूमत कैसे चल सकती है बगैर एल्फी के? हम सवाल उठाते हैं। हमारा पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ है, न्यूट्रल हो जाने की पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ हमारा है। हम तो फौज को गाली नहीं देते इस बुनियाद पे, हम तो सिर्फ अपना एक नुक्ता नजर पेश करते हैं। जो इख्तलाफ राय है वो हम किसी से भी कर सकते हैं, अमेरिका से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं। ये कोई रिलीजियस मामला तो नहीं है जिसके ऊपर आप इख्तलाफ राय नहीं कर सकते। यहां पे तो बड़ी बड़ी चीजों पे लोगों का इख्तलाफ हो जाता है। तो अगर आपके एक इदारे के अंदर आपको लगता है एक चीज गलत हुई है, अदालत के फैसले के बाद भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यानी आप फैसला तस्लीम कर दें लेकिन अपनी राय आप दे सकते हैं उसके खिलाफ। तो इस तरह हमारा एक इख्तलाफ है। हमने कभी इदारों को गालियां नहीं दी। वो कौन है जिसके जलसों में इदारों को यह कहा गया कि ये दहशतगर्द है? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम नवाज ने नारे लगाए और तालियां बजा बजा के और मुस्कुरा मुस्कुरा के नारे लगवाए। जनरल बाजवा को, जनरल फैज को और दीगर जनरल्स को जो सर्विंग है, उनको नाम ले लेकर किसने उनको कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, और उनके ऊपर संगीन नताइज की धमकियां भी दी और उनके ऊपर संगीन तरीन इल्जामात भी लगवाए। कौन था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ था। आपकी पूरी पार्टी थी। चौकों और चौराहों में आपने फौजियों को गालियां दी और आपकी लीडरशिप ने दी। तो जवाब इसका आप दें। मैं और अरशद शरीफ एक जुमला निकालें जो हमने फौज को गाली दी हो या फौज के साथ बदतमीजी की हो। हम आपको बेशुमार ऐसे जुमले दिखाएंगे जहां पे आपने फौज को ना सिर्फ बुरा भला कहा, बल्कि उनको दहशतगर्द कहा, बल्कि आपने खड़े होकर फौज की तौहीन करवाई और खुद की भी है। फिर मुझे यह बताएं, एक और सवाल आपसे पूछूंगा जब बैठेंगे तो, दिल करे तो इन सवालों के जवाब वैसे ही दे देना आप, बैठने की अगर जरूरत नहीं महसूस हो रही तो फिर भी दे दें आप, कि कैसे एक इश्तिहारी जो है वो वजीर आजम के साथ हर गैर मुल्की दौरे में शामिल हो जाता है? बताएं ना। चलें इसका जवाब अदालत में जाके देते हैं। अदालत में यह केस उठाया जा रहा है। सलमान शहबाज एक इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान का मुल्जिम है, आता ही नहीं वापस, पाकिस्तान आता ही नहीं, लेकिन उसके वालिद साहब जहां भी जाते हैं बैरून मुल्क दौरे पे वो साथ नत्थी हो जाता है और सरकारी प्रोटोकॉल भी लेता है, मौजे भी करता है। कैसे हो सकता है कि एक इश्तिहारी मुल्जिम मुल्क के वजीर आजम के साथ सरकारी दौरों पे मौजे कर रहा है? इसका भी जवाब लेकर आ जाओ अगर ला सकते हैं तो। और वो वापस क्यों नहीं आता? मेरे ख्याल में इतना ही जवाब मुझे आपको देना था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैंने कुछ कहना भी नहीं है आज के बाद आपको। हां, अगर बैठने को दिल करे तो किसी प्रोग्राम में आकर बैठ जाना, मैं भी वहां पे आ जाऊंगा। अरशद शरीफ साहब के ही प्रोग्राम में चले जाए, वो भी वहां पे बैठे होंगे, तो बैठो आके बात कर लो। दोनों ही आ जाओ, जो आपके साथ बैठे होते दूसरे साहब मलिक साहब, उनको भी आप साथ लें, आके बैठ के बात कर लें। ये कोई इतना बुरा नहीं रहेगा, लोग इसको देखेंगे, हमें पता चले कि आपके पास किन चीज़ों के जवाब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, किसी भी पार्टी की करप्शन जो है ना वो हमारे खाते में नहीं डालनी। वो अपना अपना जवाब सारे खुद देंगे। वो पंजाबी की एक मिसाल है, जिनने खादियां गाजरा टेडो ना दे पीर, जो गलती करेगा सजा वो भुगतेगा। और हम कहते हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये अपनी अपनी करप्शन खुद ही जस्टिफाई करें, हमारी निकालो करप्शन 1 टके की, लेकर आओ कोई एक चीज कि ये वो काम है इमरान रियाज खान जो तुमने किया था इलीगल, या ये वो काम है जहां पे तुमने एक करप्शन की हुई है। और मैंने तो इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, 1-2 मरतबा ट्राई की, वो तबाह हो गया, उसके बाद मैंने कभी इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, इस डर से कि कहीं ये ना हो कि मैं अपनी पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं कारोबार के लिए। मैं तो इतना मोहतात रहा हूं इस सारे मामले में। तो जनाबे अली, मेरी करप्शन या अरशद शरीफ की करप्शन निकाल के लाएं, दूसरों की करप्शन हमें ना सुनाएं और अपनी करप्शन के आप लोग जवाब दें। अब मैं आपको बेहिसी का एक आलम आपको बताता हूं। मरियम नवाज साहबा के जलसे का एक सीन है, वो मुझे बहुत दुख हुआ देखने के बाद। एक तो जलसा उनका हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ही छोटा था जलसा, और उनके जलसे में लोगों ने लोटा 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 के नारे लगा दिए नजीर चौहान को देखकर। ये जीतेगा इलेक्शन? ये कैसे जीतेगा इलेक्शन?
उसको मरियम नवाज के सामने लोग नीचे खड़े होकर लोटा लोटा कह रहे हैं। पूरे लाहौर शहर से इकट्ठा करके एक छोटा सा जलसा किया पार्क के अंदर, इतनी सिक्योरिटी के बाद। और वहां पे जिस बंदे को साथ खड़ा किया वोट लेने के लिए, नीचे से पब्लिक कह रही है कि लूटा ये। और मरियम नवाज ने एक नई डेफिनेशन दी है, जैसे नया कैलिबरी फॉन्ट दिया था ना। हमेशा ये चीजों को कानून ही बदल देते हैं, तारीख ही बदल देते हैं, अपना फायदा या नुकसान हो तो। वहां कह रही है लोटा वो होता है जो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में है, वो लोटा नहीं होता। जो अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाए वो लोटा होता है। वैसे हद हो गई है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराई थी तो लोटा किसने बनाया था? मियाँ साहब ने बनाए थे, तो वो लोटे नहीं थे। जब मियाँ साहब को हटाए कोई तो जो छोड़ के चला जाए वो लोटा। यानी मेरी तो समझ से बाहर है, इनकी मंतक समझ ही नहीं आती। और लोगों ने मुंह पे फैसला सुना दिया कि हमने आपके उम्मीदवार को नहीं जितवाना। अब दूसरी खबर ले लें इसी में। ये जी एक मियाँ खालिद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा है। पीपी 140 के अंदर ये इलेक्शन लड़ रहा है शेखुपुरा से। ये पब्लिक के अंदर आया, इसने गलती कर दी, झंडे वंडे लगे हुए तो PMLN के, ये आ गया पब्लिक में। लोगों ने जो लोटा लोटा के नारे लगाए वो विजुअल्स देख के मैंने इबरत हासिल की है। और तमाम पॉलिटिशियंस को उसको देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए कि कभी भी आप किसी को धोखा ना दें, कभी भी आप किसी से फ्रेब ना करें, कभी भी आप अपने ईमान का सौदा ना करें। आप अपना ज़मीर जब बेचते हैं तो बाद औक़ात अल्लाह ताला इस तरह के हालात आपको दिखाता है। ऐसी मट्टी पलीत की है लोगों ने, PMLN के लोगों ने भी और PTI के लोगों ने भी। लोटा लोटा के इतने नारे लगाए और हर बच्चा बड़ा जवान सारे ये नारे लगा रहे थे, इतनी तौहीन। और उसके बाद ये वहां से इनको जनाब को निकलना पड़ गया। तो ये तो जनाब इनकी सूरत हाल है। बिजली की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि 8000 मेगावाट का लगभग अब इस वक्त शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। कई इलाकों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कई इलाकों में। और इस इंपोर्टेड सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि यह पहली मर्तबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर 5 छुट्टियां दे रहे हैं ईद की, तो पहली मर्तबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर भी लोड शेडिंग होगी। क्यों? नालायक, निकम्मे, ना तजर्बाकार है। तजर्बा सिर्फ लूट मार का है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है कि मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे कैसे डालने और वहां से पैसे निकाल के मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे ले जाना और वहां पे प्रॉपर्टीज कैसे खरीदनी है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान में सियासत भी करते रहे, खाते भी रहे, खिलाते भी रहे। लेकिन अब जब मुल्क चलाना पड़ा है तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। यानी अब बकरा ईद के ऊपर, ईद के दिनों में भी पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि आपको बदतरीन लोड शेडिंग का पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। लगभग 8500 अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। मैं आपको ये खबर मेरे सामने यहां पे थी, मैं आपको ये दिखा देता हूं। और इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे खासा दुख हुआ है। यानी जो कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शदीद बहरान का शिकार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी लागत बहुत बढ़ गई है। अब क्योंकि जब आपकी लागत बढ़ जाती है तो आप एक चीज बनाते हैं 100 रुपए की, तो वो आप 80 रुपए की नहीं बेच सकते। तो ऐसे मौके पर सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं और आप ये करते हैं कि मेरी कॉस्ट नीचे आ जाए, मैं कॉस्ट खत्म करूं, जो पैसा बचा हुआ उसको बचा लूं। ये कारोबार भी फिलहाल बंद कर दें, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, लोग अपने घर जाएं। तो यही वो कर रहे हैं। और क्योंकि सस्ते ऑर्डर्स हैं, दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, या बिजली और गैस सारी चीजें उन्होंने महंगी कर दी हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फैक्ट्री मालिकान ने यूनिट बंद करके हजारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है। और सिर्फ एक एरिया के अंदर 8500 अफराद बेरोजगार हो गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बम गिराया पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि सब्सिडी सिफर करनी है हमने IMF के मुआहदे के मुताबिक। और IMF ना सिर्फ सब्सिडी सिफर करवाएगा बल्कि इस इंपोर्टेड सरकार से वो सबसे ज्यादा जो मुतालबा कर रहा है वो यानी ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये भी खत्म करते हैं, ये भी खत्म करते हैं, पब्लिक को और डंडे मारते हैं और जलील करते हैं। एहतसाब वाली बात आप हमारे साथ ना करें। वो ये कहते हैं कि जनाब एहतसाब का निज़ाम सेट करो पाकिस्तान में, लूट मार तो आप लोगों ने कर देनी है। पहली मरतबा इमरान खान ने एहतसाब का निज़ाम ठीक किया था, इतनी बड़ी बड़ी रिकवरीज पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रही थी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने आके, सारा का सारा एहतसाब का निज़ाम तबाह कर दिया। अब IMF ये कह रहा है कि यहां पे एहतसाब जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन उस हवाले से इनका कोई इरादा नहीं है। ये पब्लिक को पीस के रख देंगे लेकिन NRO 2 के बगैर ये सांस नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, पहले आपको एक लतीफ़ा सुना देते हैं जो बड़ा शानदार किस्म का आज राणा सनाउल्लाह ने सुनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ को दुख हुआ।
भाई अगर आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दुख हुआ तो आप इजाफा ना करते, और आपको ये इजाफा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप IMF से ठीक तरीके से डील करते, बल्कि आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ही ना करते, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हुआ, इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि मईशत को लगने वाला झटका काबू में नहीं आया, और फिर आप लोगों को ये सारे बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल करने पड़े। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ के बयान को इसके साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं। शहबाज शरीफ, ये स्टेटमेंट बाकायदा सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चल रहा था कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं शहबाज शरीफ। तो वाकई आप तो मुश्किल वक़्त से निकल आए, आपके केसेस ख़त्म हो गए, आपकी गिरफ्तारियों के इम्कानात ख़त्म हो गए, अदालतों में पेशियाँ ख़त्म हो गई, मकसूद चपड़ासी इंतकाल हो गया, तफ्तीशी ऑफिसर सीनियर डॉक्टर रिजवान उनका भी इंतकाल हो गया, और नैब भी इवन ख़त्म हो गया, NRO 2 आपका मुकम्मल हो गया। तो आप तो वाकई मुश्किल वक्त में से निकल आए हैं। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की आवाम का शुरू हुआ है, जिनके लिए 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा है। 100 रुपये पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, टोटल आपने 70 रुपये का देना था, 250 रुपये का आपने कर दिया। कितनी 170 रुपये ज़्यादा कर दिया, जितने में आपने देना था उससे 180 रुपये आपने ज़्यादा पैसे कर दिए। 70 का देने के बजाय 250 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, और डीजल वो 350 रुपये का दे रहे हैं। घी आप लोगों ने 250 रुपये महंगा कर दिया, बिजली आप लोगों ने दुगनी कीमत से ज़्यादा कर दी, गैस आप लोगों ने 45% महंगी कर दी। और पीछे क्या रह गया? महंगाई पहली दफ़ा पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर 32% से आगे बढ़ चुकी है। तो बेशक शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो सब लोग मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल वक्त में फंसा दिया है, और सारे पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में फंसा दिया है। मरियम नवाज का स्टेटमेंट वो पीछे नहीं रहती, आपको पता है स्टेटमेंट उनको देना पड़ जाता है। फरमा रही है मुल्क दिवालिया होने का ख़तरा ना होता तो मर जाते, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। भाई मुल्क दिवालिया तो हो ही नहीं रहा था। अगर मुल्क दिवालिया हो रहा होता तो 6% से ग्रो कर रहा होता। लगातार 2 सालों से इमरान खान साहब के दौर में ये मुल्क 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। कभी नून लीग के दौर में ऐसा नहीं हुआ। तारीख में 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, कई मरतबा वज़ीर आला बने, कभी इस तरह की कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। कभी ये कामयाबी पीपल्स पार्टी को भी हासिल नहीं हुई। 2 सालों में लगातार 6% की ग्रोथ, ये पाकिस्तान को इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, रेमिटेंसेज रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, ज़राअत रिकॉर्ड, खिदमात रिकॉर्ड, हर चीज़ शानदार जा रही थी, हर चीज़ का रिकॉर्ड लग रहा था। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उसने जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है पाकिस्तान का, और उसमें भी इन्होंने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, ये वो वाला इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कोई PMLN के सियासी मुखालिफिन नहीं कह रहे। PMLN का अपना जारी किया गया इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इमरान खान के दौर से अच्छा पाकिस्तान में कोई और दौर इकोनॉमी के लिहाज से नहीं आया। तो फिर दिवालिया कहाँ से हो रहा था मुल्क? दिवालियापन जो है वो आप लोगों के दिमागों में था। अब वो कैसे है साबित कर देता हूँ। मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट सुन लें और हकायक आपके सामने मैं रख देता हूँ। तेल $1 सस्ता होगा तो रिलीफ देंगे, यानी अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $1 भी कम होगी तो हम पब्लिक को रिलीफ देंगे। ये मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं। और फरमा कहाँ पे रही हैं? एक धर्मपुरा का जलसा, वो एक छोटा सा जलसा है, बिल्कुल ही एक गली थी बहुत तंग सी, उसको मजीद तंग किया इन्होंने, बैनर्स लगा के चारों तरफ, बीच में थोड़ी सी कुर्सियां लगाई और उस पर बंदे बैठा दिए। वो तस्वीर देख के मैं हैरान रह गया कि ये तो काउंसलर लेवल का जलसा इस तरह का होता है। जब आपके इलाके में काउंसलर्स के या नाज़मीन के इंतखाबात होते हैं ना, तो वो काउंसलर या नाजिम अपने मोहल्ले में जब हल्के के अंदर जाता है और जाके एक जलसा करता है, तो ये उस लेवल का जलसा था। पूरे लाहौर से बंदे बुलाकर इस लेवल का छोटा सा जलसा इन्होंने किया, और वहाँ पे भी 3 दफ़ा लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जलसे की हालत ये थी, चंद 100 लोगों से मरियम नवाज खिताब कर रही है और कह रही है पूरा लाहौर निकल कर आ गया। और वहाँ पे इस किस्म के झूठ बोले हैं कि $1 अगर तेल सस्ता हुआ तो हम पाकिस्तान में आपको रिलीफ देंगे। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है ना, लगभग $25 तेल फी बैरल सस्ता हो गया है। $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $10 नहीं, लगभग
$25 तक पेट्रोल सस्ता हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद से लेकर अब तक ये हुआ है। और इन्होंने सस्ता किया, क्या रिलीफ दिया? आलमी मंडी में पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है और ये पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल को 100 रुपये ज़्यादा और डीजल को 130 रुपये ज़्यादा कर चुके हैं अब तक। ये है जनाब इनकी कारकर्दगी और ये इनका झूठ जिसका पोल खोलकर मैंने आपके सामने रख दिया है। 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। 3 मुख्तलिफ इत्तलात मिली। एक तो अलीम खान साहब को वहाँ पे उनके हमायती मौजूद थे, वहाँ पे लोटा लोटा के नारे लगे उनके बारे में, अलीम खान के बारे में, क्योंकि PMLN के लोग अलीम खान से नफ़रत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो वहाँ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा जो है वो काफ़ी देर चलता रहा PP 158 में। दूसरा झगड़ा हुआ इस बात के ऊपर, एक रिपोर्ट हुई है कि जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ आई थी उनमें वादा किया गया था कि हम पेट्रोल डलवा के देंगे, तो वो जो पेट्रोल डलवाना होता है उसकी पर्चियाँ जारी की जाती हैं। ये मैंने देखा हुआ है इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ये करती हैं कि पर्चियां जारी कर देती हैं कि फलां पेट्रोल पंप से जाके आप पेट्रोल डलवा लें, आपकी गाड़ी है, आपको हमने ये पर्ची दे दी है, वो जाएगा जाके वहाँ पर्ची देके पेट्रोल डलवा लेगा, या पैसे भी दे देते हैं बाज़-औक़ात। तो वो पेट्रोल नहीं डाला गया मोटरसाइकिलों गाड़ियों में, तो उसके ऊपर एक झगड़ा हुआ। तीसरा ये है कि एक रजिस्टर रखा गया था जिसमें लोग जो आए थे उनकी हाज़िरी लग रही थी, क्योंकि जिसकी हाज़िरी लगती है उसी को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे डंडे सोटे चल गए और वहाँ लड़ाई होगी। तो इस तरह ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वहाँ PP 158 से कि ये आपस में लड़ रहे हैं और इलेक्शन इन्होंने क्या खाक जीतना है, जलसा करने के लिए पूरे लाहौर से बंदे इकट्ठे किए और वो भी एक गली के अंदर, और उस लेवल का कि काउंसलर लेवल का जलसा था और MPA का इलेक्शन है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, लोटों को लोग पसंद नहीं कर रहे। ओन चौधरी जिनके बारे में अता तारर ने बड़े मायूब जुमले बोले थे, बड़ी गलत बातें की थी, ओन चौधरी से मेरा ताल्लुक़ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जब हम इंटरव्यू करने जाते थे या बनी गाला में कवरेज के लिए जाते थे तो उस दौर में ओन चौधरी से मुलाकात हमारी होती रहती थी। मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी आगे इनके साथ ताल्लुक़ है। ओन चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था अताउल्लाह तारड़ ने कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो जो ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी है बकौल अताउल्लाह तारड़ के, उनके भाई की कैंपेन में मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनका इखलाकी मेयार कहाँ तक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, पूरे पाकिस्तान में उस फैसले को अप्रिशिएट किया गया है और ये मामला कभी भी हल ना होता। जो 3 महीनों से सिंह फंसे हुए थे पीपल्स पार्टी के, PMLN के और PTI के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने मामला रिजॉल्व करके दिया। तो उसमें अब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, लेकिन जज साहिबान ने अपने फैसले में ये फरमाया था कि यहाँ पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, धांधली के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाएंगे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी ली थी। और देखें अब अगर ये किया जाएगा तो फिर इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो मैं सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद है नहीं, और ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसके सबूत मौजूद हैं और सबूत आपके सामने रखे जा सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो PP 140 में कंपेन कर रहे हैं एक उम्मीदवार की जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ रुकन। तो जावेद लतीफ़ बतौर वफाकी वज़ीर नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। SHOs, पुलिस, इंतज़ामिया ये सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और कुछ लोग इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नंबर 3, PP 158 में तरक्याती काम हो रहे हैं और इसके अलावा PP 167 में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं। जबकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं अतीक चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट जारी किया सारा हल्का देखने के बाद, और सारा पोल उन्होंने खोल कर रख दिया। और इन्होंने ज़्यादातर 158 के ऊपर काम किया कि वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तरक्याती काम हो रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फेयर ग्राउंड नहीं है। और जो टाउन में जो है वो लोड शेडिंग बंद कर दी गई है, और जिन हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं की जा रही, वहाँ तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, लोगों को पैसा और लालच भी दी जा रही है। और इसमें एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वकास अमजद साहब बता रहे हैं कि हल्का PP 158 में इस वक्त पे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जिस घर में कॉर्नर मीटिंग होती है वहाँ पहले अलीम खान का बंदा पैसे लेकर पहुँचता है, बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में अयाज सादिक का बंदा पुलिस लेकर पहुँच जाता है। हमारे वकला सुबह इस बारे में सबूत इलेक्शन कमीशन में देंगे, ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से।
और मरीम नवाज साहबा ने एक और भी बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं। एक तो ये बात है कि आपको याद होगा पहले भी इमरान खान ने ये एलिगेशन लगाया था, और ये जितने तज्जियाकार हैं जो इकॉनमी को समझते हैं वो कहते रहे हैं कि इसहाक डार का और PMLN का एक फार्मूला बहुत बुरा है कि वो स्टेट बैंक से पैसा निकालते हैं रिजर्व में से और उसको मार्केट में डालते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं और उससे डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये पॉलिसी हमेशा गलत होती है और नुकसान देती है। ओपन मार्केट में $1.2 अरब बकौल कुछ लोगों के ये सप्लाई कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और ये गलत पॉलिसी पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली है आने वाले दिनों में। एक और दावा किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब का दावा पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके ऊपर मैं आपको खबर देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है उसके मुरासले से, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा यकीन हो गया कि इस साजिश के अंदर अमेरिका भी शामिल है, वरना इमरान खान साहब को पहले से पता था उनके खिलाफ गेम तो हो रही है और अमेरिका नाराज़ था, ये तो सारी दुनिया को पहले से पता था। अब इसमें जो है वो डोनाल्ड लू से इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माफ़ी से मुताल्लिक हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुलाकात और माफ़ी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाला अमेरिका के पाँव पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से टूटा था। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने एक्चुअली उनको स्टेटमेंट ये क्यों देना पड़ रहा है, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो हुकूमत के असाब पे सवार है। अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान में। अब इससे जान कैसे छूटती है कि आप लोगों में ये साबित करें कि अमरीकी साजिश नहीं हुई और ये कोई साजिश नहीं थी, ये इमरान खान साहब अपनी गलतियों से निकाले गए हैं। ये वो कहते हैं लेकिन साबित नहीं कर पा रहे। अब वो सरदर्द से जान छुड़ाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा आसिफ के बाद ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उन शवाहिद को मंजर आम पर लाना पसंद करेंगे। हो सकता है उनके पास कोई तस्वीर हो कि डोनाल्ड लू के साथ किसी की मुलाकात हो रही है या इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं, अगर होती तो वो फ़ौरन लेकर आते इस इलेक्शन कैंपेन के माहौल में। उनको इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी होगी। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी होती तो 1 दिन पहले की बात है सिर्फ। ये अभी जब उन्होंने जलसा किया वहाँ उन्होंने फिर अमेरिका को लताड़ दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस मरासले का जिक्र कर दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस साजिश का जिक्र कर दिया है। तो माफ़ी मांगने वाला आदमी ये तो नहीं करेगा बार बार कि वो साजिश का, रजीम चेंज ऑपरेशन का और इन चीज़ों का तस्करा करता चला जाए बार बार, वो ऐसा नहीं करेगा। इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं ऊपर के आपको सुना देता हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने अमेरिका से मुताल्लिक पॉलिसी कल जलसे में बयान की थी। तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। पहले भी कहा है, माजी करीब के हादसे की वजह से ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल ये उनकी पर्सनल राय है ख्वाजा आसिफ के बारे में, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई सदाकत हो। मरीम नवाज साहबा ने आज पीपल्स पार्टी को ही धो दिया अपने जलसे में। जोश में आ गई, उन्होंने चंद 100 लोग देखे तो जोश आ गया। तो उन्होंने कहा जी कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2013 में हो रही थी जो हुकूमत छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी। आज पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है। आपस में तय कर लें कि लोड शेडिंग किसकी वजह से है। और जिस IMF के मुआहदे को मरीम नवाज डालती है इमरान खान के खाते में, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ अपने खाते में डालते हैं कि हम ये मुआहदा कर रहे हैं IMF के साथ और कड़ी शराइत के ऊपर हम मुआहदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहता है मुआहदा मैं कर रहा हूँ, उनकी भतीजी कहती है नहीं मुआहदा वो नहीं कर रहा, वो तो इमरान खान करके गया था। तो लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। और इमरान खान के दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अब जाते जाते पता नहीं वो ग्रिड स्टेशन की चाबियाँ साथ लेकर चले गए, कुछ समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान की बैटरियाँ वो साथ लेकर चले गए हैं। लेकिन जो भी है वो इस हुकूमत की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने जलसा किया है और उसके ऊपर फीडबैक आ रहा है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं और जलसे के जो मनाज़र हैं वो भी आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग थे, कुछ लोग आसपास के अजला से आए हैं। एक रैली भी निकाली उसमें इमरान खान साहब ने, और उस रैली के हवाले से वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्योंकि रैली की इजाज़त नहीं मांगी हुई थी, लिहाजा इसका भी मुकदमा दर्ज करेंगे।
अब ये खालिसतन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मेरे ख्याल में सियासी मामलात के ऊपर मुकदमात नहीं किए जाने चाहिए, और ये माजी में भी अगर किसी पार्टी के ऊपर हुए हैं तो गलत हैं, और आज भी अगर होंगे तो ये गलत होंगे। सियासत करना सारों का हक है और सबको ये हक मिलना चाहिए। दूसरा, लोगों ने वैसे भी आना ही था रावलपिंडी से, तो अगर वो एक रैली की शक्ल में आए तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जितने भी लोग आते हैं जलसों में, जुलूसों में, वो अपने अपने जुलूस लेके जलसों के अंदर रैली की सूरत में ही आते हैं। तो ये गैर ज़रूरी है जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको देना चाहिए, और वो अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं राणा सनाउल्लाह साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं फ्रेश शेल मैंने मंगवाए हैं, मैं अब इस मरतबा एक्सपायर आंसू गैस नहीं मारूंगा, ज़रूरत पड़ी तो फ्रेश जो शेल हैं आंसू गैस के वो मारूंगा। और पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने किया था राणा सनाउल्लाह ने, उसकी मिसाल कम मिलती है पाकिस्तान की तारीख में जितनी इन्होंने आंसू गैस चलाई थी। इमरान खान साहब का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर मैं बात करूंगा। और IMF हमारी लकीरें निकलवा रहा है नाक से, ये मरीम नवाज़ ने कहा। क्यों कहा? लोटो के मामले पे मरीम नवाज साहिबा के साथ क्या हुआ लाहौर के जलसे में, वो भी आपको बताऊंगा। और इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्विटर पुलिसिंग शुरू की है, वो कैसे, एक अजीबोगरीब काम उन्होंने किया PTI के जलसे को नाकाम बनाने के लिए, वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक और चीज़ मैंने आपके लिए रखी हुई है, और ये भी ख़ास चीज़ आपको इसी वीलॉग में दिखाएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कभी कह रही थी कि दाएं जानब से पत्थर आया स्टेज के ऊपर, लिहाजा रोका जाए, ये किया जाए। और ट्विटर के ऊपर अहकामात जारी कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया अब ये करे, अब ये करे, अब ये करे। और फिर इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पे बता रही है कि स्टेज के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो मशकूक आदमी है। यानी ये ट्विटर के ऊपर कौन सी पुलिसिंग हो रही है? और वो बंदा शायद इनका ट्विटर का मैसेज पढ़ के ही भाग गया शायद। तो मामला ये है कि ये पुलिस का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना कि इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करना। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सेल की तरह पुलिस काम ना करे, वो एक रियासती इदारा है और उसको अपनी तौकीर का, अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी की वफादारी में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए गवर्नमेंट की कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना दुश्मन बना ले। यहाँ किसी की भी हुकूमत आ सकती है, आपको कभी काम करना पड़ेगा PTI के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी आपको किसी और पार्टी के साथ, PMLN के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो पुलिस को अपने आप को मैक्सिमम इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, और इदारों की इसी से इज्जत बनती है। जहाँ जहाँ इदारे ये गलती करते हैं कि अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा करीब ले आते हैं, वहाँ पे उनकी तौहीन शुरू हो जाती है। दूसरा ग्रुप जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देता है, जैसा कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के साथ हुआ है और आज भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने इस जलसे के अंदर कुछ नई चीज़ें की हैं, जैसा कि वो रैली लेकर खुद जलसे में आए। दूसरा, उन्होंने वीडियो के क्लिप्स दिखाए, ये भिगो भिगो के इमरान खान साहब ने लगाई हैं, और उन्होंने ये दिखाया और साबित किया कि जब मैं हुकूमत में था तो ये सारे क्या कहते थे। ये सब पेट्रोल के बारे में और महंगाई के बारे में क्या कहते थे, ये आप सुन लें। वो फिर उन्होंने सुनवाया कि ये पेट्रोल तो 70 रुपये सस्ता करना चाहिए, 70 रुपये लीटर होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि इतने की बिजली होनी चाहिए, पेट्रोल को और सस्ता कर दिया जाना चाहिए। मरीम नवाज क्या कहती थी, नवाज शरीफ क्या कहते थे, वो सारे जुमले उन्होंने सुनवाए। और फिर जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई तो वो जुमले भी सुनवाए। तो उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए कीमत, मुल्क की खातिर बढ़ा रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा जब मैं वज़ीर आज़म था तो तब कम करना मुल्क के मफाद में था, और जब ये बन गए हैं तो ज़्यादा करना मुल्क के मफाद में है। तो ये मुनाफकत इन्होंने की है, और एक्चुअली ये मुनाफकत है, क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको सही सही बात बताऊं। इन्होंने जो पहले कहा था वो गलत था, और जो बाद में किया इन्होंने वो भी गलत था। या तो पहले ही इमरान खान के दौर में कहते कि कीमतें बढ़ाओ, पाकिस्तान को नुकसान ना दो, उस वक्त ये कहते थे कीमतें कम करो, और जब अपनी हुकूमत आ गई तो फिर कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो वैसे ही पाकिस्तान का नुकसान है। आलमी मंडी में इमरान खान के जाने के बाद कीमतें कम हुई, $129 से $103 तक आई हैं। तो ये इम्पैक्ट लोगों को मिलता 30% सस्ता होने की बजाय, या 25% सस्ता होने की बजाय पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया, और वो 100% महंगा कर दिया लगभग, डीजल और पेट्रोल। तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान साहब का खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने न्यूट्रल के साथ जो शिकवा किया है वो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है उनके खिताब का। उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 26 मई की सुबह मैंने धरना इसलिए नहीं दिया कि मेरी कौम और पुलिस और रेंजर्स आमने सामने आ जाते, और फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा जीना मरदा क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, हमें ताकतवर फ़ौज की ज़रूरत है। पुलिस ने जो जुल्म किया वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है। अगर 25 मई को जुल्म ना करते, पुलिस ये सारा कुछ ना करती, तो फिर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते पूरे पाकिस्तान से, अवाम का समंदर इस्लामाबाद में होता, और एक ही नारा लगाता, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर।
आज सारी कौम देख ले कि यहाँ नहीं बल्कि पेशावर, लाहौर में 4 जगह, कराची और मुल्तान में लोग जमा हुए हैं और पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। वाकई ये बहुत सारी जगहों पे लोग निकले हैं। मैं लाहौर का कंपैरिजन करवा रहा था, वहाँ मैंने रिपोर्टर से भी बात की, जो सोर्सेज हैं उनसे बात की और जो विजुअल्स है वो भी देखे। मरीम नवाज साहिबा ने एक छोटे मैदान के अंदर, एक पार्क के अंदर उन्होंने जलसा किया है और बड़ी कड़ी सिक्योरिटी के अंदर उनका ये जलसा था और बहुत दूर दराज से पूरे शहर से लोगों को ला के वहाँ बिठाया गया था। वो सिर्फ उस हल्के के लोग नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 जगह पे इंतज़ाम किया हुआ था लाहौर में, 4 हल्कों में, ताकि लोग वहाँ पर आकर इमरान खान की तकरीर सुने। तो उन 4 जगह पे अगर अलग अलग भी आप मवाजना करें तो हर जगह पे मरीम नवाज के जलसे से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। अब लोग कहेंगे ये मैं एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ और कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि इमरान खान को फेवर मिल रही है मेरे इस वीलॉग में। तो मैं साबित कर देता हूँ आपको। मरीम नवाज साहिबा का जो जलसा था वो एक पार्क के अंदर था, वहाँ पे वो जलसा कर रही थी। जितने लोग मौजूद थे वो भी आप देख लें और इमरान खान साहब को जो 4 स्क्रीनों पे लाहौर में सुना जा रहा था, वहाँ जो लोग मौजूद थे वो भी आप देख लें। अच्छा, इस पैमाने पे आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक पैमाना और दिखाता हूँ। ये हमने उसी वक्त 2 स्क्रीन शॉट लिए। मरीम नवाज का जलसा जियो न्यूज़ पर लाइव दिखाया जा रहा था, मरीम नवाज का, और इमरान खान का जलसा जो है वो ARY न्यूज़ पर लाइव दिखाया जा रहा था सेम टाइम में। अब जियो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, रेटिंग में भी नंबर 1 है और सबसे पुराना भी है और सबसे तेज़ भी है और सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी है। ARY को आजकल बहुत सारे इलाकों में बंद भी कर दिया जाता है। तो हमने सोशल मीडिया के ऊपर जब सर्वे करवाया कि ज़्यादा लोग किसको सुन रहे हैं, तो सेम टाइम में जब हमने तस्वीर ली तो वो स्क्रीनशॉट आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, आप देख लें। ARY को उस वक्त इमरान खान को सुन रहे थे 1,21,000 लोग बराह रास्त। ARY पे 1,21,000 लोग बराह रास्त इमरान खान को सुन रहे थे ARY पे, जबकि मरीम नवाज को जियो न्यूज़ पे 14,000 लोग सुन रहे थे उस वक्त सेम टाइम में। और जो रेटिंग है वो भी आपके सामने है, वो आप चार्ट देख लें। लगभग 75% लोग जो है पाकिस्तान के वो ARY को देख रहे थे। कोई 10-12-15% के भी, 13% गालिबन, या इससे मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा जो है वो जियो को देख रहे थे और बाकी सारे चैनल उसके अंदर थे। तो 70% से ज़्यादा लोग जो है वो ARY को देख रहे थे। दूसरी रेटिंग में भी, सोशल मीडिया की रेटिंग मैंने आपको बता दी, 1,21,000 ARY और सिर्फ 14,000 जो है वो जियो न्यूज़, यानी 12% आप ये समझ लें, एक तरफ 100 और एक तरफ 12, ये इतना फर्क है मरीम नवाज के और इमरान खान के जलसे का। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा ज्यादा लोग किसको सुन रहे थे और लोगों की दिलचस्पी किसमें थी। इमरान खान साहब ने कहा कि इदारों को एक पैगाम दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, इन चोरों से मुल्क को बचा लो कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहोगी भी तो रोक नहीं सकोगे, ये गेम हाथ से निकल जाएगी। मैं अपने इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला। एक तकलीफ यह है कि अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ यह है कि इस कौम को इतनी ज़्यादा तौहीन की कि बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मेरा पाकिस्तान के इदारों से सवाल है, आपने कैसे इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया? मैं इदारों से पूछता हूं, करप्शन के खिलाफ अकेले मैंने ठेका लिया हुआ है? आप ऐसे लोगों को बिठा देते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। उन्होंने पहले भी चोरी की और अब दूसरा NRO ले लिया है। अब नैब में तरमीम करके 1100 अरब इन्होंने बचा लिया है। इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि ये आपका पाकिस्तान नहीं है। अदलिया का काम है कानून की बालादस्ती कायम करना। मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि क्या कहीं ऐसा होता है कि मुल्जिम काजी बन जाए, शहबाज शरीफ FIA पर बैठ जाए, नैब पर बैठ के 1100 अरब रुपए का डाका मारे, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि बताओ क्या आपने मेरी ज़मीन पर इंसाफ किया कि नहीं, क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आए या नहीं। वैसे ये बड़ी जिम्मेदारी होती है जजेस के ऊपर या काजी के ऊपर, क्योंकि जितनी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है अल्लाह ताला की उतनी पूछ होती है। और जब अल्लाह ताला आपको ताकत देता है तो वो उस ताकत का हिसाब भी आपसे लेता है कि आपने उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर इमरान खान साहब ने कुछ पुरानी बातें हैं वो करते रहे हैं, लेकिन इदारों से उन्होंने कहा कि आपने इनको NRO लेने दिया, क्या आपको आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, अदालत को उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जो अपने मुखालिफिन है पॉलिटिकल के, इंपोर्टेड हुकूमत, चेरी ब्लॉसम, डीजल, आसिफ जरदारी, सुन लो हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरी कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सब कुछ मैंने बेच दिया है, अब जीना मरना यहां है। ये तो वैसे पता है इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के तो भागने वाले हैं नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू होता है तो वो मुल्क से बाहर भाग जाता है। अब फिर NRO का इंतजार कर रहा है वापस आने के लिए। ये मुल्क नीचे जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर चले जाते हैं। जब आसिफ जरदारी इक़्तिदार में आया तो हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचाया जाए। आखिरत में सबसे सवालात होंगे
और पूछा जाएगा, अल्लाह न्यूट्रल से भी पूछेगा कि कैसे इन चोरों को कौम पर मुसल्लत होने दिया। आज छोटे चोर जेलों में हैं और बड़े चोर हम पर मुसल्लत हैं, यानी हुक्मरान बनकर आ गए हैं। फिर उन्होंने भारत के मामले में नवाज शरीफ की जो दोहरी पॉलिसी है, दोगली, वो उन्होंने बताई और मोदी से मुलाकात फौज से छुप कर की, शादी पे बुलवाया। मुझे नौजवानों को समझाना है कि हमें अंग्रेज़ से आज़ादी चाहिए थी। अंग्रेज़ के ज़माने में निज़ाम बेहतर चलता था, कानून की बालादस्ती थी। हमने इसीलिए आज़ादी मांगी कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं मेरे नौजवान ला इलाहा इल्लल्लाह पर उस तरह भरोसा करें जैसे मैं करता हूं, और वो ये वादा करें और वो ये इस तरह के बन जाएं कि वो किसी के सामने ना झुकें, क्योंकि मैं ज़िंदगी में किसी के सामने नहीं झुकना चाहता और मैंने ऐसा किया है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के नौजवान या आने वाली नस्लें किसी के सामने झुकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें हैं, खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अता तारड़ साहब ने एक चैलेंज किया है अरशद शरीफ साहब को और मुझे, और मैंने कॉल पढ़ा था कि आप कभी किसी को चैलेंज ना करें, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उसे कबूल